नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करूँगा। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि आप या आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, अपने लिंग की समस्या से जूझ रहा है। इस वीडियो में मैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण लिंक एसोसिएशन के बारे में बात करूँगा, जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और डेंटल हेल्थ, ओरल हाइजीन से रिलेटेड है। मतलब दांतों की, मसूड़ों की और मुंह की सफाई से जुड़ा है। ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि ऐसा भी कोई लिंक हो सकता है या इस तरह से भी ये दो समस्याएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं। जी हाँ, बहुत से रिसर्च, बहुत से शोध ऐसा बताते हैं कि हमारी खराब डेंटल हेल्थ, खासकर कि गम डिसीज़ जिसको कि पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, जिसमें मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और दाँत गिर जाते हैं, ये बीमारी आदमियों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन से संबंधित है। ये बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही रहस्यमयी और बड़ा ही अजीब-सा लिंक है, एसोसिएशन है, जो कई सारे वैज्ञानिकों ने देखा है और इसके कई सारे तथ्य भी मौजूद हैं। ऐसे ही कुछ 1-2 शोधों के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे अपने दाँतों की सफाई रख के, रेगुलर ब्रश करके और अच्छे से कुल्ला करके, माउथ वॉश का सही उपयोग करके और इसी तरह के कुछ उपायों से आप अपने दाँतों की सफाई भी रख सकते हैं। मसूड़ों की ये जो बीमारी है, पेरियोडोंटाइटिस, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी कमी देख सकते हैं, उसको भी ठीक कर सकते हैं, उसका भी इलाज कर सकते हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, पर काफ़ी हद तक सैटिस्फैक्टरी, संतोषजनक फ़र्क ज़रूर देखा जा सकता है। ऐसा कुछ शोधकर्ताओं, डॉक्टरों और चिकित्सकों का मानना है। आइए इस पर आगे थोड़ी और चर्चा करें। जो आदमी पेरियोडोंटाइटिस से सफ़र करते हैं, से पीड़ित हैं, जो कि एक बीमारी है जिसके अंदर गम्स मतलब मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन, इन्फेक्शन हो जाता है और उसके आसपास के जो हिस्से हैं, उनमें डैमेज हो जाती है और जो भी दाँत को सपोर्ट करने वाले जो मसूड़ों के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं एनाटॉमिकल मतलब शरीर में, उनमें कमज़ोरी आ जाती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दाँत टूटने की संभावना बन जाती है और अक्सर उम्र से पहले भी, बुढ़ापे से पहले भी इन लोगों में दाँत गिर जाते हैं। ऐसे लोगों में बहुत बड़ा एक रिस्क है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। अच्छे से टूथब्रश करके, ओरल हाइजीन के थ्रू इस इम्पोटेंस, नपुंसकता को बचाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ऐसा एक मैसेज, ऐसा एक संदेश दिया है एक शोध ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एंड सर्जिकल स्पेशलिटीज़, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ शोधकर्ताओं ने ग्रेनेडा यूनिवर्सिटी स्पेन में किया था, यूजीआर, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टोमेटोलॉजी में भी ये शोध किया गया था। तो 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में ये रिसर्च की गई थी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, उसमें आदमी के लिए यह मुमकिन नहीं हो पाता कि वह अपना लिंग खड़ा कर पाए सेक्स के समय, और ना ही केवल खड़ा करने में उनको समस्या आती है, वह ज़्यादा देर तक उसको तना रख भी नहीं पाते और इसके पीछे कई सारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल मतलब शारीरिक और मानसिक कारण होते हैं, जिनकी वजह से ये बीमारी अक्सर हो जाती है। ये जो डिसफंक्शन है, ये एक बीमारी का रूप ले लेती है। या तो केवल फिजिकल फैक्टर्स होंगे या साइकोलॉजिकल होंगे या दोनों फैक्टर्स का जोड़ आपस में देखने में अक्सर आता है। पेरियोडोंटाइटिस एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। लंबे समय तक चलने वाली सूजन, इन्फेक्शन होती है जो कि मसूड़ों में होती है, जिससे धीरे-धीरे-धीरे एल्वियोलर बोन, एक हड्डी होती है एल्वियोलर, जो कि दाँतों के नीचे होती है, जो कि दाँतों को खड़ा रखने में मजबूती देती है और साथ ही साथ उससे जो जुड़े कुछ टिश्यूज़ हैं, कोशिकाएँ हैं, उनको धीरे-धीरे ये प्रभावित करती है, वे सड़ जाते हैं जिस वजह से दाँत गिर जाते हैं। तो दाँतों के गिरने में क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन है ये वहाँ के हड्डी और वहाँ के कुछ और टिश्यूज़ को बर्बाद कर देती है, उससे दाँत गिर जाते हैं। अगर इसका इलाज ना किया जाए इस बीमारी का, तो पूरे के पूरे दाँत गिर सकते हैं। पेरियोडोंटल बीमारी लाने के जो बैक्टीरिया होते हैं या जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल जो कि अक्सर इन्फ्लेमेशन के टाइम पे पैदा होते हैं, ये जो भी इन्फेक्टेड गम्स में मतलब मसूड़ों में जो निकलते हैं, पैदा होते हैं ये बैक्टीरिया और ये सब साइटोकाइन्स, ये क्या करते हैं, वहाँ के वेस्क्युलर एंडोथेलियल कोशिकाएँ होती हैं, सेल होते हैं,
उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, ये बेसिकली हमारे जो खून की जो वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर की जो लेयर होती है, उनको एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। तो जब यही एंडोथेलियल डिसफंक्शन जब पेनिस लिंग की ब्लड वेसल्स में होता है, तो वहां पर ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, अफेक्ट हो जाता है, जिस वजह से नपुंसकता आती है। तो ये शायद आपने किसी और वीडियो में या कहीं और जो जानकारी ली होगी या डॉक्टर ने बताया होगा आपको कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या है वह मेनली आमतौर पर इसी वजह से होती है कि जो लिंग की तरफ जो खून की वाहिकाएं हैं, उनमें खून के बहाव में डिस्टरबेंस हो जाती है, फर्क आ जाता है, खून का बहाव ठीक से नहीं होता, जिस वजह से लिंग खड़ा नहीं हो पाता। तो ये थोड़ा समझने जैसा है कि कैसे ये फर्क आता है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लड फ्लो जो है वो ब्लड वेसल्स में इस तरह से प्रभावित हुआ होगा, वहाँ के साइटोकाइन्स या कुछ इन्फ्लेमेशन की वजह से बैक्टीरिया ने खून की जो नलियाँ हैं उन पर असर डाला होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मसूड़े की बीमारी लिंग को प्रभावित कर रही है? वे खून के बहाव को प्रभावित करने की वजह से ये फ़र्क ले आती हैं। तो इसके पीछे का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक हम समझ सकते हैं। सो जो यूजीआर स्टडी थी, यूजीआर मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा की जो स्टडी थी, ये 80 आदमियों पर की गई, जिसमें 78 कंट्रोल थे। इन पार्टिसिपेंट्स ने अपनी सोशो डेमोग्राफिक डिटेल्स दी, मतलब अपने बारे में कुछ बताया, उम्र क्या है और कहाँ रहते हैं, किस तरीके की उनकी जॉब है, क्या कमाते हैं, कितने घर में लोग हैं, इस तरह की डिटेल्स दी। पेरियोडोंटल एग्जामिनेशन हुआ इनका और इनके टेस्टोस्टेरोन लेवल मेजर किए गए, लिपिड प्रोफाइल ली गई, सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी इसको मेजर किया गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर किए गए और ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन ये भी मेजर किया गया। रिसर्चर्स ने क्या देखा कि ईडी वाले, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले 74% पेशेंट्स में पेरियोडोंटाइटिस के साइंस थे। जिनको सबसे ज़्यादा सीवियर ईडी था, उनमें सबसे ज़्यादा पेरियोडोंटल डैमेज देखी गई। जबकि इसी को अगर हम दूसरे रूप से देखें तो जिन लोगों को पेरियोडोंटाइटिस था, उन लोगों में ईडी होने की संभावना करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा थी उन लोगों से जिन लोगों में पेरियोडोंटाइटिस नहीं था, जो कि 78 कंट्रोल लिए गए थे, उनकी यहाँ बात हो रही है। ये उन्होंने इस रिसर्च में देखा। मतलब ज्यादा जिनमें ईडी है उनमें दांत की गम की प्रॉब्लम ज्यादा मिलेगी, और जिन लोगों में गम्स की, मसूड़ों की समस्या ज्यादा है, उनमें ईडी का रेट भी ज्यादा मिलेगा। तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में संबंधित हैं, इससे हमें यह पता चलता है। दूसरे कुछ बायोकेमिकल वेरिएबल थे जो कि ईडी से जुड़े हुए थे, वे थे ट्राइग्लिसराइड्स, सी रिएक्टिव प्रोटीन और ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। मतलब जिन लोगों में ईडी की समस्या थी उन लोगों में इन केमिकल्स में भी, जो कि हमारे डाइजेशन, लीवर के फंक्शन, खून से रिलेटेड जो हमारा जो फंक्शन होता है उससे जुड़े हुए केमिकल्स हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं उनके लेवल्स में फर्क देखा गया, कम या ज़्यादा। आमतौर पे कम ही देखे गए। तो कह सकते हैं कि जिन लोगों को ईडी है उनके खून में, खून की जो नलियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम देखी ही गई। तो तीनों लेवल पर हमने एक लिंक देखा, एसोसिएशन देखा। सी रिएक्टिव प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स, इनमें फर्क आ गया, पेरियोडोंटाइटिस का लेवल भी उनमें ज़्यादा रहा, और ये वो लोग थे जिनमें ज़्यादा ईडी था। तो तीनों के बीच एक लिंक इस्टेब्लिश किया इस रिसर्च ने। ये जो रिसर्च थी ये यूरोपियन पॉपुलेशन पर अब तक की पहली रिसर्च थी जो कंडक्ट की गई थी, और ये अमांडा मार्टिन अमाट की डॉक्टोरल थीसिस का हिस्सा थी। इसी तरीके की कुछ पुरानी रिसर्च हुई हैं जिन्होंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को पेरियोडोंटाइटिस के साथ लिंक किया है। एक और स्टडी हुई थी जो कि टर्की में हुई थी, वहां कुछ पेशेंट्स पर हुई थी, जिसमें यह देखा कि जब पेरियोडोंटाइटिस लोगों में ठीक कर दिया गया, उसका इलाज किया गया, तो उससे उनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सिम्टम्स में भी कमी आ गई 3 महीने बाद भी। 3 महीने बाद ट्रीटमेंट के जब उनको दोबारा असेस किया गया, पेरियोडोंटाइटिस का ट्रीटमेंट हुआ, तो वो लोग जिनमें ईडी था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जो लोग, उनके उस इरेक्शन की प्रॉब्लम में भी कमी देखी गई इलाज होने की वजह से। ये भी जो टर्की के जो शोधकर्ता थे, इन्होंने बताया कि इस तरीके की पहली स्टडी थी उनकी जिसमें पेरियोडोंटल डिसीज के ट्रीटमेंट से आने वाले बदलाव को पहली बार देखा गया ईडी में आने वाली कमी से संबंध में। तो पिछली जो स्टडी जिसके बारे में बताई उसमें तो केवल ये देखा कि लोग जो थे वो ट्रीटमेंट के लिए आए थे, 80 और 78 लोग, 2 ग्रुप्स थे। एक को दांत की प्रॉब्लम थी, एक को नहीं थी। तो जिनको थी गम्स की प्रॉब्लम, उनमें ईडी का रेट ज्यादा देखा गया।
और जिन लोगों में गम्स की प्रॉब्लम नहीं थी उन लोगों में ईडी का रेट कम था। मतलब ऐसे लोग कम थे जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो। यहां पर तो उन्होंने ये भी देखा कि अगर हम दांतों की ये पेरियोडोंटाइटिस अगर बीमारी ठीक कर दें तो ईडी में फर्क भी आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं खून के जरिए और जो दूसरे केमिकल है जिसके बारे में अभी बताया, इन केमिकल्स के जरिए कुछ ऐसा बदलाव आता है जिससे पेनिस में, लिंग में जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें खून का बहाव बेहतर हो जाता है, जिस वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। ये जो टर्की वाली जो स्टडी थी ये 120 पेशेंट्स पर की गई थी जिनमें सीवियर या मॉडरेट लेवल उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था और क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस था। क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से उनको ये बीमारी चली हुई आ रही थी। ये बीमारी धीरे धीरे ही डेवलप होती है। आधे लोगों को उनके पेरियोडोंटाइटिस का ट्रीटमेंट दिया गया जबकि आधों को नहीं दिया गया। मतलब 60 को दिया, 60 को नहीं दिया गया। उन्होंने कुछ क्वेश्चनियर भरे अपने इरेक्टाइल फंक्शन के बारे में, मतलब अपने लिंग के परफॉर्मेंस, उसके काम करने के बारे में उन्होंने कई तरीके के सवालों के जवाब दिए। तो इस क्वेश्चनियर के बेसिस पे देखा गया, जब 3 महीने बाद इलाज के यही क्वेश्चनियर दोबारा भरवाए गए तो इन क्वेश्चनियर्स पे उन्होंने अपने इरेक्शन के बारे में इंप्रूवमेंट को रिपोर्ट किया। पेनिस के अंदर जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उसमें कमी आई। इससे पहले भारत में, इजराइल में और ताइवान में इस तरह के लिंक्स देखे जा चुके हैं पेरियोडोंटाइटिस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बीच। यहां तक कि कुछ शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि दोनों ये जो बीमारियां हैं, दांतों की और लिंग की, इन दोनों के बीच कुछ एक कॉमन लिंक है, कुछ एक समान कारण है, एक जैसा कुछ कारण है। अगर वो कारण उपस्थित है किसी व्यक्ति में, अगर ज्यादा मिलता है, मतलब कुछ केमिकल्स या कुछ ब्लड वेसल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो जिन लोगों में मसूड़ों से संबंधित इन्फेक्शन होंगे उन लोगों में चांसेस बढ़ जाएंगे कि इरेक्शन की भी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक देखा गया इन दोनों शोधों में। शरीर में कुछ ऐसा घटता है जो दोनों जगह पर कोई ना कोई बदलाव ले आता है। हालांकि इतना आसान नहीं है ये कहना कि दांतों के खराब हो जाने की वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे भी लोग बहुत थे इन शोधों में जिनमें पेरियोडोंटाइटिस था बट उनको इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं थी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी बट फिर भी उनमें पेरियोडोंटाइटिस का लेवल कम था। तो हम बहुत सटीक तरीके से तो नहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच कोई डायरेक्ट लिंक है, बट हाँ, लिंक जरूर है, काफी इन दोनों के बीच संबंध मौजूद हैं हमारे शरीर में। डॉक्टर एंड्रयू क्रेमर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के। उनका ऐसा कहना है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि दोनों सीधे तौर पे संबंधित हैं, पर हाँ, एक कॉजल एलिमेंट जो है, मतलब आपस में जोड़ने वाला जो मेन कारण हो सकता है, वो हो सकता है एक तो वेस्कुलर डिसीज, मतलब दिल और दिल से निकलने वाली जो नलियां हैं, आर्टरी और वेन जिन्हें कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, खून की नलियां हैं, उनसे संबंधित है, उनकी बीमारी से संबंधित है। दूसरा, एक पुअर जनरल हेल्थ, मतलब आमतौर पे भी हेल्थ की और कंडीशंस भी ये पेशेंट्स अक्सर किसी ना किसी लेवल पर सफर कर रहे होते हैं, वो भी एक फैक्टर है। साथ ही साथ दांतों की इन समस्याओं को लेकर उन्होंने बहुत कम केयर किया होता है, बहुत लंबे समय से वो दांतों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते, उनकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उससे संबंधित बीमारियों पर बहुत ध्यान नहीं देते। साथ ही साथ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और कुछ और दिल से और डाइजेशन की कुछ समस्याएं लिंक्ड हो सकती हैं दोनों के लिंक के लिए। शोधकर्ताओं का हालांकि ये तो कहना है कि और ज़्यादा स्टडीज़ इस पर की जानी ज़रूरी हैं। इस तरह के कुछ और शोध हुए हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में और नहीं बताऊंगा, किसी और वीडियो में मैं इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा। पर एक बात तो साफ है कि अगर दांतों की हाइजीन रखी जाए, दांतों की अच्छी सेहत रखी जाए, दांतों को सड़ने से, दांतों में किसी तरह का इन्फेक्शन या बीमारी आने से अगर रोकी जाए, तो किसी ना किसी प्रकार से खून की जो नलियां हैं उनके थ्रू इरेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो दांतों को अगर स्वस्थ रखेंगे, रेगुलर ब्रश करेंगे और साथ ही साथ माउथ वॉश या कुछ और इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे ताकि दांतों की हेल्थ बनी रहे। साथ ही साथ जो बैड ब्रेथ वाले जो कुछ पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनकी सांसों से बदबू आती है, जिनमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया की वजह से या कुछ केमिकल्स की वजह से अक्सर उनकी सांसों से बदबू आती है, इन लोगों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बैड स्मेल का भी, बैड ब्रेथ का भी एक लिंक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से देखा गया है। कुछ शोधों में ऐसा भी पाया गया है। तो दोनों तरीके के ये जो एसोसिएशंस हैं, संबंध हैं, लिंक हैं, ये किसी ना किसी तरह से हमें ये तो इंडिकेट करते हैं कि अगर दांतों की इन बीमारियों को अगर ठीक रखा जाए, दांतों का ध्यान रखा जाए
और अगर किसी को ये बीमारी है तो अगर उसका इलाज करा लिया जाए तो उससे इरेक्शन में प्रॉब्लम जो आ रही है वह कम हो जाती है। पूरी तरह से ठीक होगी ऐसा नहीं कह सकते, पर हाँ उसमें कमी बहुत आती है। और ये भी कह सकते हैं कि जिन लोगों की डेंटल हेल्थ अच्छी है, ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम रिलेटिवली कम मिलेगी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी कुछ शोधों में जो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प और रहस्यात्मक टाइप जो भी खोजें हुई हैं, जो लिंक बताती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कुछ दूसरी समस्याओं के बारे में, वह मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके चैनल सब्सक्रिप्शन से और लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। उन लोगों को भी यह वीडियो जो है ये देखने में मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाएगी। धन्यवाद।